सच्चे केव एक्सप्लोरर्स का जज्बा वाकई अलग होता है। ये रोमांचकारी लोग ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जो अब तक किसी इंसान की नजरों से दूर रही हों। इनका मकसद ऐसी खोज करना है जो एकदम अनोखी और पहली बार हो। यही जुनून इन्हें ऐसे जोखिम भरे हालात में ले जाता है जिन्हें आम लोग सोच भी नहीं सकते। मार्टिन फेर और रोजर सलारी भी कुछ ऐसे ही खोजी थे। वे यूके की सबसे जटिल केव सिस्टम्स में से एक को एक्सप्लोर कर रहे थे। उनका उद्देश्य था पहले से मैप की गई जगहों से आगे निकलकर नई पैसेजेस और केव्स का पता लगाना। मार्टिन और रोजर दोनों की उम्र महज 23 और 26 साल थी, लेकिन उनके अनुभव ने उनकी कम उम्र को भी छोटा साबित कर दिया। पिछले करीब एक दशक से वे ड्राई केविंग कर रहे थे, लेकिन केव डाइविंग की दुनिया में वे सिर्फ 3 साल पहले ही आए थे। 1974 की बात है जब मार्टिन और रोजर दक्षिण वेल्स के ईनाविद केव सिस्टम को विस्तार देने की योजना बना रहे थे। यह केव सिस्टम पहले से ही प्रसिद्ध खोजकर्ता जॉन पार्कर के प्रयासों का हिस्सा रहा था। उन्होंने इसकी सबसे लंबी पैसेज में तीसरे सम्प की मौजूदगी का पता लगाया था। सम्प एक ऐसी जगह होती है जहां केव का रास्ता ढलान की तरफ पानी से भरा हुआ होता है। अगर यह सम्प छोटा हो तो इसे तैर कर पार किया जा सकता है, लेकिन लंबा सम्प पार करने के लिए पूरा स्कूबा डाइविंग गियर चाहिए। ड्राई केविंग की मुश्किलें केव डाइविंग के साथ और भी जटिल हो जाती हैं। मार्टिन और रोजर की योजना थी कि वे पहले खोजे गए 2 सम्प से आगे जाकर तीसरे सम्प को एक्सप्लोर करेंगे। मई महीने की इस योजना में रोजर को चोट लगने के कारण भाग नहीं ले पाना पड़ा। उनके घुटने में चोट थी और इसलिए इस अभियान में मार्टिन को अकेले ही जाना पड़ा। अकेले केव एक्सप्लोरेशन का जोखिम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि किसी संकट में मदद के लिए कोई नहीं होता, लेकिन मार्टिन को इस खतरे का एहसास था और फिर भी उन्होंने तीसरे सम्प तक पहुंचने का निर्णय लिया। उनका मकसद उस पार जाकर यह देखना था कि वहां क्या छिपा हो सकता है। तीसरे सम्प तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इस कठिन यात्रा में घंटों लगते थे और इसमें संकरे, टनल, बोल्डर चोक्स और स्क्वीजेस से होकर गुजरना पड़ता था। केव का रास्ता लगभग 1 मील लंबा था। इस रास्ते में डाइविंग इक्विपमेंट भी साथ लेकर चलना होता था, जिसमें हर व्यक्ति के लिए 2 एयर टैंक शामिल होते थे। हर टैंक को संकरे रास्तों और बोल्डर चोक्स से धक्का देकर आगे ले जाना पड़ता था। बोल्डर चोक वह जगह होती है जहां चट्टानों के गिरने से टनल का रास्ता बाधित हो जाता है। ऐसी चट्टानों को हटाना असंभव होता है। छोटे छोटे टुकड़ों को हटाने के बाद रास्ता लगभग बंद ही हो गया था। गुफा में जाने वाले लोगों को पहले अपना सारा सामान उस छोटे छेद से धकेलना पड़ता और फिर अपने शरीर को मोड़कर खींचकर उस तंग रास्ते से गुजरना पड़ता। यह बेहद थकाने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन मार्टिन फार के लिए नहीं। वह इस चुनौती से उत्साहित था, खासकर यह सोचकर कि सूंप 3 के आगे क्या हो सकता है। जब मार्टिन पहले सूंप तक पहुंचा, तब तक वह पहले ही 4000 फीट से ज्यादा कठिन रास्तों, तंग सुरंगों और संकरे मोड़ों से गुजर चुका था। साउथर्न स्ट्रीम पैसेज में यह सफर आसान नहीं था। पहले 2 सूंप से गुजरना मार्टिन के लिए अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि वे क्रमशः 250 फीट और 55 फीट लंबी डाइव्स थीं। हालांकि डाइविंग में यह दूरी भले ही कम लगे, लेकिन पानी के अंदर तंग रास्तों से तैरते हुए और छोटे छोटे खुले पूल में ऊपर आते हुए यह सफर बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाता था। सूंप 3 की लंबाई कहीं ज्यादा थी और अब तक कोई भी इसे पूरी तरह पार नहीं कर पाया था। मार्टिन को उम्मीद थी कि उसके पास इतना ऑक्सीजन होगा कि वह इसे पार कर सके, लेकिन यह भी तय था कि आगे क्या मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसने सूंप 3 की 850 फीट की लंबाई तैरते हुए पार की और अगले एयर चैम्बर तक पहुंचा। यह दूरी पहले सूंप की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा थी, लेकिन जो कुछ मार्टिन ने वहां देखा उसे उसकी थकान पल भर में गायब हो गई। मार्टिन ने सूंप 3 के किनारे पर अपना डाइविंग गियर उतारा और अगले रास्ते पर बढ़ चला। यह रास्ता 1800 फीट लंबा था और बेहद टेढ़ा मेढ़ा था। यह जिगजैग रास्ता बार बार मुड़ता और घूमता था। यह दूरी इतनी लंबी थी कि इसे 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर समझा जा सकता है। जब मार्टिन अगले कोने पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक और सूंप था। उसे पता था कि वह इस बार इस सूंप के पानी में नहीं उतर सकता। सूंप 3 के पास छोड़ा गया उसका ऑक्सीजन टैंक केवल उसे वापस
पहले 3 सूंप के रास्ते से बाहर निकलने तक का ही समय दे सकता था। वह गुफा के बाहर 1 मील दूर था और उसे वापस लौटने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। जैसे ही मार्टिन बाहर आया, उसने तुरंत रोजर को संपर्क किया और अगली यात्रा की योजना बनाई। अगली बार उन्हें सूंप 4 तक पहुंचने के लिए प्रत्येक को एक अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक लेकर जाना था। ये गुफा का नया हिस्सा खोजने का रोमांच था जिसने दोनों को प्रेरित किया। रोजर भी मार्टिन की तरह इस बात को लेकर उत्साहित था कि सूंप 4 के आगे क्या हो सकता है। लेकिन यह सच था कि यह यात्रा किसी आम इंसान के लिए भयावह होती। कल्पना कीजिए, तंग रास्तों, लंबी डाइव्स और अज्ञात रास्तों के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करना, यह सब किसी के भी दिल की धड़कनें तेज कर सकता था। 15 जून 1974 को रोजर और मार्टिन ने उसी रास्ते पर कदम रखा जिसे मार्टिन कुछ हफ्ते पहले ही खोज कर लौटा था। सूंप 3 में प्रवेश करने से पहले दोनों ने अपनी इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन टैंकों को किनारे छोड़ दिया और नए टैंकों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कुल 3 टैंक लेकर गुफा में प्रवेश किया था और अब सूंप 3 डाइव के लिए उनके पास 2 नए भरे हुए टैंक थे। सूंप 3 को पार करते समय दोनों बेहद उत्साहित थे। यह नया रास्ता रोजर के लिए पहली बार था। 1800 फीट लंबा यह सफर धीरे धीरे और सावधानी से तय किया गया ताकि उनके डाइविंग उपकरण को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे सूंप 4 के पूल के पास पहुंचे और अपना सामान रखा, अचानक दोनों के मन में एक अजीब सा डर और निराशा छा गई। कुछ मिनट पहले की उत्साह से भरी हवा अब गहरी खामोशी में बदल चुकी थी। यह बदलाव दोनों को महसूस हुआ। वे अभी भी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कहीं न कहीं यह भारीपन उनके दिमाग में घर कर रहा था। गुफा की दीवारें जैसे और करीब आती हुई लगने लगीं और हवा घुटन भरी महसूस होने लगी। सूंप 4 डाइव के लिए उनके पास एक भरा हुआ टैंक था और सूंप 3 में इस्तेमाल किए गए टैंक के शेष ऑक्सीजन भी। लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं लग रहा था। एक टूटी हुई वॉल्व या क्षतिग्रस्त ट्यूब उन्हें हमेशा के लिए इस गुफा में फंसा सकती थी। बावजूद दोनों ने अपने उपकरण उठाए और पानी के अंदर गोता लगाया। रोजर के पास 400 फीट लंबी लाइन का एक स्पूल था, जबकि मार्टिन के पास 1000 फीट लंबी लाइन का अतिरिक्त स्पूल था। दोनों एक टीम की तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी डाइविंग वास्तव में स्वतंत्र थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना था, जिसमें यह तय करना भी शामिल था कि कब वापस लौटना है। रोजर के टैंक मार्टिन के टैंकों से थोड़े छोटे थे, इसलिए यह तय था कि रोजर को मार्टिन से पहले वापस लौटना होगा। इसके अलावा उनके तैरने के गुण भी अलग थे। रोजर पॉजिटिव बाइंड था और पानी की सतह की ओर तैरता था, जबकि मार्टिन नेगेटिव बाइंड था और पानी के नीचे की ओर। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, अपने शरीर को तंग रास्तों में घुमाकर फिट करते हुए। जैसे जैसे लाइन बिछाई जा रही थी, वे गहराई में और आगे बढ़ रहे थे। यह समय घबराने का नहीं था। रोजर की लाइन 400 फीट पर खत्म हो गई और इस बिंदु पर मार्टिन ने अपनी लाइन जोड़ी। लेकिन तभी मार्टिन ने देखा कि रोजर को फिर से साइंस की समस्या हो रही थी। रोजर पहले भी इस दर्द का सामना कर चुका था, लेकिन वह इस बार रुकने के लिए तैयार नहीं था। वह मार्टिन के पीछे पीछे चलते हुए अगले 100 फीट लाइन बिछाने में मदद करता रहा। इस दौरान मार्टिन ने डाइविंग के सबसे महत्वपूर्ण नियम रूल ऑफ थर्ड्स को तोड़ दिया। यह नियम बताता है कि डाइव पर जाते हुए ऑक्सीजन का 1/3 इस्तेमाल करें, 1/3 लौटने के लिए रखें और 1/3 आपातकालीन स्थिति के लिए बचा कर रखें। मार्टिन ने अपनी ऑक्सीजन का पहला तिहाई हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर लिया था और उसे उसी समय वापस लौट जाना चाहिए था जब रोजर की लाइन खत्म हो गई थी। उसे यह पता था कि रोजर के पास उससे कम ऑक्सीजन है, इसलिए उसने सोचा कि रोजर रूल ऑफ थर्ड्स का पालन करते हुए पहले ही सूंप 4 की सतह की ओर लौट चुका होगा। लेकिन मार्टिन की जिज्ञासा ने उसे रोकने की बजाय और आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये एक खतरनाक फैसला साबित हो सकता था। आगे बढ़ते हुए मार्टिन एक कंकड़ और पत्थरों की दीवार के पास पहुंचा। यह दीवार यह संकेत दे रही थी कि सूंप शायद समाप्त होने वाला है और ऊपर कोई एयर पॉकेट हो सकता है। उसने दीवार को ऊपर तक फॉलो करने की योजना बनाई ताकि वह वहां सांस लेकर फिर वापस लौट सके। लेकिन वह पहले ही अपने टैंक का आधे से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका था, जो उसे एक जोखिम भरी स्थिति में डाल रहा था। जल्दबाजी में वह दीवार के ऊपर तक पहुंचा और उसका डेप्थ मीटर दिखा रहा था कि वह सतह से सिर्फ 3 फीट दूर है। लेकिन उसकी उम्मीदें तुरंत टूट गईं, क्योंकि ऊपर केवल पत्थर की छत थी। यह समझते ही कि अब उसे तुरंत लौटना होगा, उसने देखा कि रास्ता
दाईं ओर जा रहा है। उसने सोचा कि शायद वहां कोई एयर पॉकेट हो और इस विचार से वह 30 फीट और आगे बढ़ा, लेकिन वहां भी एक बंद रास्ता था। हताश होकर उसने वही रास्ता वापस लिया और जब वह जंक्शन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रोजर पास में ही सुरंग के ऊपर की ओर खड़ा था। रोजर का चेहरा भय और आशंका से भरा हुआ था। मार्टिन ने तुरंत संकेत दिए कि उन्हें फौरन वापस लौटना होगा। रोजर के चेहरे पर एक गहरी चिंता झलक रही थी। शायद उसे भी यह एहसास हो गया था कि उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं बची है कि वह 500 फीट दूर सतह तक पहुंच सके। रोजर भी शायद उसी एयर पॉकेट की उम्मीद कर रहा था जिसकी तलाश में मार्टिन गया था। लेकिन दोनों के लिए यह एक बड़ा झटका था कि सूंप का अंत न तो किसी नई गुफा से हुआ न ही किसी एयर पॉकेट से। मार्टिन तेजी से सुरंग के नीचे की ओर बढ़ा और लाइन को फॉलो करते हुए बाहर की ओर निकलने लगा। लेकिन जब वह बाहर की ओर एक 130 फीट ही पहुंचा था, उसका टैंक खाली हो गया। उसने घबराए बिना अपने रिजर्व टैंक पर स्विच किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह टैंक भी उसे सिर्फ 300 फीट आगे तक ही ले जा सकेगा। सूंप 3 के 850 फीट के डाइव को पार करने के लिए यह रिजर्व टैंक पर्याप्त नहीं था। वह जानता था कि सूंप 2 और 3 के बीच एक आंशिक टैंक रखा हुआ है और अगर वह किसी तरह वहां तक पहुंच सकता तो शायद वह बच सकता था। सूंप 4 के पूल में वह ऊपर आया और वहां की हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने अपने गेज को चेक किया और देखा कि उसके पास मुश्किल से इतनी ऑक्सीजन बची है कि वह अगले सूंप को पार कर सके। यह एहसास बेहद डरावना था कि वह कितनी करीब था एक निश्चित आपात स्थिति के। लेकिन यह भयावह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। मार्टिन पानी से बाहर निकला और किनारे पर बैठकर अपने डर और बेचैनी को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे पता था कि रोजर के पास उससे भी कम ऑक्सीजन बची है। अगर रोजर अगले कुछ मिनटों में सतह पर नहीं आया तो यह एक भयंकर त्रासदी साबित होगी। 10 मिनट बीत गए, फिर 20। मार्टिन के मन में यह डर घर करने लगा कि अगर रोजर सूंप 4 से बाहर निकल भी आया तो उसके पास सूंप 3 पार करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी। मिनट दर मिनट बीतते गए, लेकिन पानी में न तो कोई हलचल हुई और न ही कोई बुलबुला दिखाई दिया। सब कुछ पूरी तरह शांत था। 1 घंटे के बाद मार्टिन को यकीन हो गया कि रोजर की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और चूंकि सूंप में कोई एयर पॉकेट नहीं थे, यह स्पष्ट था कि वह बच नहीं सका। मार्टिन ने पानी में कदम रखा और गाइडलाइन को खींचा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि यह अभी भी जुड़ी हुई है। वह खींचता रहा, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि गाइडलाइन अब जुड़ी हुई नहीं है। लाइन को खींचते हुए मार्टिन उस स्थान तक पहुंचा जहां लाइन साफ तौर पर काटी गई थी। यह 430 फीट के निशान पर था, जिसका मतलब था कि रोजर ने 500 फीट पर आखिरी बार देखे गए स्थान से लौटने की कोशिश की थी। शायद यह वह बिंदु था जहां रोजर को अपने टैंक बदलने की जरूरत पड़ी। 1974 के उस समय टैंक बदलना आसान काम नहीं था। उपकरण बहुत जटिल थे और वॉल्व खोजने के लिए टैंक को निकालना और शरीर को मोड़ना पड़ता था। ऑक्सीजन खत्म होते वक्त डाइवर्स को बची हुई ऑक्सीजन को मुश्किल से खींचकर सांस लेनी पड़ती थी, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती थी। ऐसे में रोजर के लिए गाइडलाइन में उलझना आसान था। उसे गाइडलाइन को काटना पड़ा होगा ताकि वह तुरंत आगे बढ़ सके। ऑक्सीजन की हताश खोज में वह शायद गलत दिशा में चला गया। ये तो स्पष्ट था कि उसने कोई एयर पॉकेट नहीं पाया और आखिरकार सूंप में ही दम तोड़ दिया। मार्टिन को खुद को संभालना पड़ा ताकि वह सुरक्षित रूप से तीनों डाइव्स और लंबे ट्रैक को पार कर सके। सतह पर पहुंचने के बाद ही वह किसी को रोजर की स्थिति के बारे में सूचित कर सकता था। यह दुखद सच्चाई थी कि अगर उन्होंने रूल ऑफ थर्ड्स का पालन किया होता तो रोजर की जान बच सकती थी। अगर उसके पास आधे टैंक की ऑक्सीजन होती तो वह खुद को संभालने और सही दिशा में जाने का मौका पा सकता था। मार्टिन ने इस घटना के बाद यह कसम खाई कि वह कभी इस नियम को नहीं तोड़ेगा। आने वाले दशकों में मार्टिन ने एक उल्लेखनीय डाइविंग करियर बनाया, लेकिन इस घटना के बाद कई वर्षों तक रोजर का कोई पता नहीं चला। 1991 में मार्टिन ने सूंप 4 की गहराई से खोज की, लेकिन उसे रोजर का कोई सुराग नहीं मिला। 1986 में इयान रोलैंड और जूलियन वॉकर ने सूंप 4 की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। 720 फीट के निशान पर उन्हें 12 साल बाद रोजर की बॉडी मिली। सूंप के दुर्गम रास्तों के कारण रोजर के शरीर को बाहर लाना असंभव था और इसे वहीं छोड़ने का फैसला किया गया। 1987 में इयान वॉकर ने एक और कठिन यात्रा की और 875 फीट की दूरी तय करते हुए सूंप 4 के टर्मिनस तक पहुंचा।
उसने आखिरकार वह एयर पॉकेट खोज निकाला जिसकी सभी को तलाश थी। इस स्थान को अगेंस्ट कहा जाता है। ओएनएल ऑर्न्स चैम्बर नाम दिया गया। अब इस गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया है और इसकी चाबी केवल अनुभवी और अनुमोदित कैवर्स को ही दी जाती है। सूम्प वन के पास एक पट्टिका लगाई गई है जो रोजर सलारी के जीवन को समर्पित है।